एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आर्टिकल का सेट नंबर 4, जिसमें हम सब देखेंगे आर्टिकल 31 से लेकर के आर्टिकल 40 तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जल्दी से आप सब ज्वाइन कर लेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक दो जो आर्टिकल है उसको मैं स्किप कर दूंगा, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी 31 से लेकर के 40 तक देखिए क्या क्या है, बहुत मजा आएगा आपको। अनुच्छेद 31 क्या है, आर्टिकल 31 क्या है, तो इसमें संपत्ति का अधिकार था जो कि पहले मूल अधिकार में शामिल किया गया था। यानी पहले जो मूल अधिकार की संख्या थी वो 7 थी, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, यानी वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, पहले 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 के अंतर्गत उस टाइम रखा गया था, लेकिन बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसका जो संपत्ति का अधिकार है वो 300 क, आर्टिकल 300 क के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अनुच्छेद 32 की ओर। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल अनुच्छेद 32 क्या है, समझने का प्रयास करेंगे इसको। संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 32, यानी मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, यह कहलाता है अनुच्छेद 32। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 32 को संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन इसको बदला कब जा सकता है तो वो सीखते हैं हम सब। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 32 को परिवर्तन कोई कर सकता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाया जा सकता है, इसको संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के तहत समझाना चाहूँ तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे आर्टिकल 19 में क्या बोलता है, बोलने की स्वतंत्रता है आपको, तो ये अधिकार आपसे सरकार नहीं छीन सकती है। ठीक है, लेकिन बोलने के लिमिटेशन पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो परिवर्तन कर सकती है। आपके बोलने की आजादी को अगर कोई छीनेगा तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इवन गवर्नमेंट के खिलाफ भी, तो इसी को बोलते हैं आर्टिकल 32। इसलिए जितना भी ये मूल अधिकार है इसको संरक्षण करता है आर्टिकल 32, और संरक्षण का अधिकार है उच्च न्यायालय के पास। ठीक है, उच्च न्यायालय हम सबको प्रोटेक्ट करता है इन सारे मूल अधिकारों को अपनाने से। ठीक है, उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में आदेश या रीट जारी कर सकता है, यह अधिकार सिर्फ उच्चतम न्यायालय के पास है। यह रीट 5 प्रकार के हो सकते हैं, चलिए समझते हैं इसको। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। एक रीट के लिए आवेदन पीड़ित व्यक्तियों की ओर से भी किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है परामर्श, यह रीट तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी न्यायालय अथवा निगम अपने तीसरा जो न्यायालय के पास शक्ति है वो है आपका प्रतिषेध। इसे उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय का इंग्लिश सिविल कोर्ट होता है, ठीक है, को या अधिकारों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी जिला का, जैसे बांका जिला का जो है अधीनस्थ न्यायालय वो सही काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है उच्च न्यायालय जो है ये प्रतिषेध रीट के रूप में जारी करेगी और उसके कार्य को रोकेगी। जो भी वो अनैतिक कार्य कर रहा है उसको रोकने का प्रयास करेगी। चौथा है उत्प्रेषण, यह एक निवारक एवं सहायक रीट है जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। जो भी अधीनस्थ न्यायालय में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं, इवन वो कोई गलत काम कर रहे हैं जो संवैधानिक तौर पर गलत है, तो उसके खिलाफ उत्प्रेषण के रूप में रीट जारी की जाती है, और यह रीट जारी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। ठीक है, पांचवा अधिकार प्रेक्षता, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो भी अवैध कोई भी चीज को कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ ये अधिकार प्रेक्षता
किया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि कितने टाइप की रीट जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 32 के तहत, तो आप बोलेंगे 5, पांचों का पांचों आप समझ गए। और ये आर्टिकल 32 क्या होता है इसको अभी और डिटेल में हम सब थोड़ा समझते हैं। अनुच्छेद 32 के द्वारा उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के परावर्तन के लिए रीट जारी कर सकता है और उसे नकार नहीं सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 226 के तहत उपचार उच्च न्यायालय के विवेक के अनुसार भी होता है, यहाँ पे विवेकानंद नहीं होगा, विवेक के अनुसार भी होता है, इसलिए वह अपनी रीट न्याय क्षेत्र को नकार भी सकता है। इस तरह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बताया गया है, ठीक है। यानी मूल अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसको परिवर्तन कर सकता है, लेकिन टोटली उसको नकार नहीं सकता है। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल देगा कि नहीं, बोलने का अधिकार समाप्त हो गया, पूजा पाठ करने का अधिकार समाप्त हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद प्रोटेक्ट करता है इन सारे 6 मूल अधिकारों को जो हम सब पीछे चर्चा किए हैं। इस तरह उच्च न्यायालय को मूल अधिकार का रक्षक एवं गारंटी देने वाला बनाया गया है। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत जो राज्य का उच्च न्यायालय है वो अपने विवेक के अनुसार रीट को न्याय क्षेत्र से नकार भी सकता है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय कभी भी ये नहीं बोल सकता है कि आपका जो ये 6 मूल अधिकार है इसमें मैं परिवर्तन तो कर सकता हूं पर इसको टोटली नकार नहीं सकता हूं, ठीक है। मतलब टोटली बोल देंगे कि नहीं, बोलने का अधिकार समाप्त हो गया, ठीक है, आपके पढ़ने का अधिकार समाप्त हो गया, आपके धर्म में कोई भी अनुष्ठान नहीं होगा, तो ऐसा मूल अधिकार ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती है। हाँ, अगर ये कोई भी करता है, जैसे कोई सरकार अगर आप पे दबाव डालती है कि आप यही कीजिए, तो आप आर्टिकल 32 के तहत गवर्नमेंट के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं कि ये मेरे इस आर्टिकल का वायलेशन है, तो इस वजह से मैं जो है अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हूं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 33। क्या है? संसद को यह अधिकार है कि वो सैन्य बलों, अर्धसैनिक बलों जिसको पुलिस बोलते हैं आदि के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित कर सकता है। इसके अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधानमंडल को, ठीक है। इसके तहत देख सकते हैं आप सब, सैन्य अधिनियम 1950 आया था, नौसेना अधिनियम 1950 आया था, वायुसेना अधिनियम 1950 और पुलिस बल अधिनियम 1966 बनाया गया था। तो इसमें मेनली जो है सैन्य बलों के मूल अधिकारों की सीमा को निर्धारित करता है अनुच्छेद 33। चलिए मूल अधिकार के आखिरी अनुच्छेद को देखते हैं, अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 35 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो अनुच्छेद 34 हम सब देखते हैं क्या है। जब भारत में कई मार्शल लॉ यानी सेना विधि लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है, ठीक है। यानी अगर पूरे कंट्री में, हमारे पूरे कंट्री में युद्ध की हालात चल रही है और सैन्य विधि यानी मार्शल लॉ लागू है, तो उस टाइम आप मूल अधिकार की चर्चा नहीं करेंगे। उस टाइम आप मूल अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में आप अगर आपके मूल अधिकार का दोहन हो रहा है तो आप उस टाइम केस दर्ज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि उस टाइम सारा जितना भी शक्ति है, देखिए मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं है, लेकिन इसका अर्थ होता है सैन्य शासन। यानी मार्शल लॉ लग जाने पर सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। इस दौरान आप क्या करेंगे, मूल अधिकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज नहीं करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट से निलंबित नहीं कर सकता, यानी जो पहले से ही जेल के अंदर है तो उसको पेश किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो यही बोलता है आर्टिकल 34। अब हम सब पढ़ेंगे भाग 4, ठीक है, और राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। चलिए समझते हैं, चलिए देखते हैं भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है संविधान का, और ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आता है। चलिए पहले समझते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व होता एक्चुअल में क्या है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व 1937 में आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से हायर किया था, लिया था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तत्व को विशेषता वाला बताया और मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है, ऐसा कहा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, राज्य अपनी नीतियों के निर्धारण में आधारभूत स्थान प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि किस अनुच्छेद मतलब संविधान के किस भाग में या कहां पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। तो उसका आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में आता है, आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। यानी राज्य क्या करेगा, अपने कानून से, अपने नियम से, जो भी नियम राज्य पे अप्लाई किया जाएगा वो सबके लिए समान होगा और उसका एक ही उद्देश्य होगा कि मानव का विकास करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसको आप सुप्रीम कोर्ट में
राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आप केस दर्ज नहीं कर सकते हैं, ये संविधान में नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 36 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 37 देखते हैं हम सब। अनुच्छेद 37 क्या है? इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी राज्य डिसाइड करेगी कि क्या नीति बनेगा जिससे कि वहां पे डेवलपमेंट हो सके। अलग अलग राज्य की अलग अलग नीति होती है, कहीं पे शराब चालू है, कहीं पे बंद है, कहीं पे इनकम का कुछ और सोर्स होता है, कहीं पे इनकम का कुछ और सोर्स होता है। तो उस हिसाब से सरकार अपना कानून बनाएगी, अपना नियम बनाएगी। लेकिन एक बात ध्यान में सरकार रखेगी कि ये जो नियम बनेगा ये मानव के विकास के लिए होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए होगा। इसी को आर्टिकल 37 कहते हैं और इसको न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। चलिए, अनुच्छेद 38 क्या है? राज्य लोक कल्याण की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा। यानी इसका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानताओं को समाप्त करना है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 38 ये कहता है कि राज्य क्या काम करेगा? तो लोक कल्याण के लिए सुरक्षा और अभिवृद्धि का निर्माण करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी अवसर हैं, जितने भी आय जनरेट करने के अवसर हैं, यानी नौकरी प्रदान करना, जैसे कि ऐसा नहीं कि नौकरी प्रदान करेगा कि अलग तबके को अलग नौकरी दे दिया जाएगा, अलग तबके को अलग, ऐसा कुछ भी नहीं, सबके लिए समान अवसर रहेगा। ठीक है, यानी सबके लिए सेम पेपर रहेगा, अलग अलग पेपर नहीं किया जाएगा कि आप इस जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको हल्का पेपर दे दिया जाए, आप इस जाति से बिलोंग करते हैं आपको भारी पेपर दे दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुविधा का समान अवसर, आय, प्रतिष्ठा, सबको एक समान देखना, ये राज्य डिसाइड करेगी और सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने की कोशिश करेगी। चलिए, अनुच्छेद 39 क्या है? राज्य अपने नीति का संचालन इस प्रकार करेगा, सभी पुरुष एवं स्त्रियों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए भौतिक संसाधनों का वितरण हो, धन एवं उत्पादन साधनों का संकेंद्रण ना हो कि एक ही जगह पे एक ही व्यक्ति को धन मिल रहा है, यानी सबके लिए समान धन की व्यवस्था होनी चाहिए। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यानी दोनों अगर एक ही काम कर रहा है तो ऐसा ना हो कि पुरुष को मिल जाए अधिक और महिला को मिल जाए कम पैसा। ठीक है, पांचवा है पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो, ना ही उनका आर्थिक शोषण हो। ठीक है, तो ये 5 कार्य जो है अनुच्छेद 39 करता है। और इसमें एक और अनुच्छेद 39 को जोड़ा गया था, चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछता है। अनुच्छेद 39 को क्या कहता है? समान एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल इसमें अनुच्छेद 32 के बाद वो है अनुच्छेद 40। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो अनुच्छेद 40 क्या है? राज्य ग्राम पंचायत को स्वायत्त शासन इकाई के रूप में संगठित करेगा, यानी ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था आर्टिकल 40 के अंतर्गत किया गया है। अब हम सब यहाँ पे हो सकता है कि आर्टिकल 40 तक रुक जाते हैं, लेकिन कुछ ग्राम पंचायत के बारे में आप सब जानकारी यहीं पर इकट्ठा कर लीजिए ताकि आप सबको आगे चल के दिक्कत ना हो। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, इसका चुनाव राज्य का चुनाव आयोग करता है, ना कि भारत का चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, इसका चुनाव 5 वर्ष पर होता है। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में किया था। ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया है। इसका सुझाव वैसे तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था 1957 में, इसको लिख लेंगे। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की थी जिसमें ग्राम, प्रखंड और जिला शामिल है। ठीक है, उसके बाद देखिए, पंचायती राज में निर्वाचित होने के लिए, यानी अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, जैसे वार्ड मेंबर का लड़ना है, आपका मुखिया का लड़ना है, ठीक है, तो आपकी कम से कम न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। महिलाओं को 50% ग्राम पंचायत में आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार बना है। ग्राम सभा में भाग लेने के लिए ग्राम वासियों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी ग्राम सभा जो है वो साल में 2 बार लगता है कंपलसरी रूप से, उससे अधिक बार लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार तो जरूर लगेगा। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और आप उस गांव में, आपके गांव में ग्राम सभा लगता है तो आप जाकर अपना ओपिनियन रख सकते हैं, आपके ओपिनियन को सुना जाएगा। ठीक है, अब अगर आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है तो इसका चुनाव भी होता होगा। ठीक है, तो चुनाव होगा तो 6 लोगों का चुनाव होता है। ठीक है, पहला मुखिया, ये गांव के स्तर पर कार्य करता है। दूसरा है वार्ड मेंबर, मुखिया के संरक्षण में गांव के स्तर पर कार्य करता है। तीसरा है पंच, न्याय प्रक्रिया में गांव के स्तर पर कार्य करता है। चौथा है सरपंच, न्यायिक प्रक्रिया में गांव के स्तर पर कार्य करता है। अच्छा, जब न्यायिक प्रक्रिया की बात करेंगे तो इसमें सबसे अव्वल पंच और सरपंच होगा। ठीक है, पंच होगा फिर सरपंच होगा, लेकिन इसमें और दूसरी बात, न्यायिक प्रक्रिया में मुखिया का कोई रोल नहीं रहता है, इसको भी आप याद रखेंगे।
पांचवा है पंचायत समिति ब्लॉक या प्रखंड के स्तर पर कार्य करता है। और छठा है जिला परिषद, ये जिला के स्तर पर कार्य करता है। यानी पंचायत समिति का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि जिला और गांव का जो मुखिया होगा इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट का काम करता है पंचायत समिति। तो ये 6 लोगों का चुनाव होता है आपका प्रत्येक 5 वर्ष पे। अब आइए जानते हैं कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी आर्टिकल और भी बनते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या है। यहाँ पे ही सारा ग्राम पंचायत का क्लॉज पढ़ लेते हैं हम सब, ठीक है। चलिए, संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 अनुच्छेद 243 एवं अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत के कार्यों का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ आर्टिकल जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, खास करके बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से एक बार पढ़ लें। अनुच्छेद 243 परिभाषा है ग्राम पंचायत का। अनुच्छेद 243 एक ग्राम सभा से रिलेटेड कार्य करेगा। अनुच्छेद 243 भी पंचायत का संविधान है। अनुच्छेद 243 डी सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 ई पंचायतों का कार्यकाल। अनुच्छेद 243 के पंचायतों का चुनाव। पंचायतों का चुनाव के बारे में मैं आपसे बात किया कि यहाँ पे भारत का चुनाव आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं करवाता है, राज्य का जो चुनाव आयोग होता है वो ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 243 ओ, जिसमें चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक, ठीक है। तो यह है 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत ग्राम पंचायत के कार्यों की विवेचना की गई है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। वैसे तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है, लेकिन आज हम सब 40 तक ही की। डेली हम सब 10 आर्टिकल करते हैं, तो आज हम सब 40 तक किए 31 से। कल हम सब करेंगे 41 से 51 तक, फिर हम सब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे। ये 243 इसलिए मैं पढ़ा दिया क्योंकि ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो हम सब यहीं पे जान लिए, ताकि आगे चल के बार बार तोड़ के आप पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा आप ही को, इसलिए मैं एक जगह ही एडजस्ट कर दिया। ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जाकर ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।